हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नमस्कार आप सभी को। स्वागत है मेरे चैनल आपका ड्रीम यूके ट्रिपल एस सी। ठीक है फ्रेंड, जैसे कि आप सभी को पता है कि क्लासेज जो है आपकी रेगुलर चलती रह रही है। कल जो लास्ट क्लास हमने हिंदी की पढ़ी थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि किस तरीके से संज्ञा शब्द की उत्पत्ति हुई और संज्ञा उसके भेदों के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ नाउन। तो आज जो हमने क्लास ली है वो आपको जिस क्लास का बेसब्री से इंतज़ार होता है वो क्लास आज आ चुकी है, यानी कि उत्तराखंड जिला सीरीज आज से हम शुरू कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले हम ये देहरादून ज़िले को पढ़ेंगे कि कैसे देहरादून में क्या होता है और कैसे उसका विकास हुआ, क्या हुआ, उसका पूरा राजनीतिक हो या प्रशासनिक हो, पूरा उसका हम उस स्तर पर या भौगोलिक स्ट्रक्चर हो, पूरा उसका क्या करेंगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड, जो क्लास हम आज पढ़ने जा रहे हैं उससे पहले मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं, ये क्लासेज अगर हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर हम उत्तराखंड हमारी जो है हिस्ट्री सीरीज चल रही है, ठीक है, आप प्ले लिस्ट में जाकर देखिए, वहाँ पे उत्तराखंड हिस्ट्री सीरीज पूरी चली हुई है। और जो उत्तराखंड सामान्य नॉलेज है या बेसिक नॉलेज है वो उसकी सीरीज वहाँ पे बनी हुई है, उत्तराखंड बेसिक सीरीज करके। और आज से हम जो थर्ड सीरीज है हमारी, यानी कि उत्तराखंड जिला सीरीज, हम उसको भी पढ़ेंगे। देखिए, उत्तराखंड जो है, हम उसका अगर बात करें, हम उत्तराखंड को हमने 5 भागों में बाँटा हुआ है हिस्ट्री में, ठीक है? जो इतिहास पढ़ रहे हैं उसी तरीके से हम यहाँ भी इसको डिवाइड करके पढ़ेंगे। पढ़ने का रूल ही यही है, ठीक है ना? जैसे यहाँ पे हम जिला सीरीज को अलग कर लेंगे, ठीक है? बेसिक सीरीज अलग से पढ़ेंगे और हिस्ट्री वो हमारी चली रही है पीछे। तो इस तरीके से अगर हम पढ़ेंगे तो हमारा हर एक टॉपिक यहाँ से क्लियर होते जाएगा और होते जाएगा, और एक दिन हम इतने सक्षम, इतने डेवलप हो जाएगा हमारा माइंड कि हम हर जो भी क्वेश्चन कहीं से भी आएगा तो हम उसे एकदम पकड़ लेंगे, ठीक है? ये सबसे बड़े पढ़ने का तरीका ही यही है, तैयारी का तरीका यही है, ठीक है? तो देखिए फ्रेंड, क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। देखिए, देहरादून डिस्ट्रिक्ट के ये मैप जैसा भी बना है इस टाइप का, आप देख लेना कहीं नेट में जाके कि इस टाइप का है करके। मैंने हल्का फुल्का वैसे ही बनाया है, ठीक है, एक समझाने के लिए। देखिए, यहाँ कहीं अगर हम उत्तर की बात करें, उत्तर में यहाँ पे जो सबसे पहले अगर इसकी देखिए हम बात कर रहे हैं इस देहरादून डिस्ट्रिक्ट की, तो स्टार्ट करते हैं। देहरादून अगर उत्तर की बात करें तो उत्तर में ये एचपी को टच करता है, अगर इसकी राज्य सीमा की बात करें। और यहाँ कहीं यहाँ पश्चिम में ये किसको टच करता है? यूपी को टच करता है, ठीक है, अगर राज्य सीमा की बात करें। और यहाँ अगर डिस्ट्रिक्ट जो है, मतलब जो उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट हैं, इन्हें यहाँ पश्चिम में क्या करते हैं, पश्चिम उत्तर उत्तर पश्चिम में यहाँ पे ये उत्तरकाशी को टच करता है, ठीक है? नहीं, उत्तर पूर्व में, सॉरी, उत्तर पूर्व में ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया और ये दक्षिण हो गया, ठीक है? तो पूर्व और उत्तर की इस एरिया में कहीं उत्तरकाशी ये टच करता है। और यहाँ पश्चिम में टिहरी को टच करता है। कहाँ पे? यहाँ पे टिहरी राज्य को टच करता है यहाँ कहीं, ठीक है? और यहाँ कहीं दक्षिणी पूर्व में यहाँ पे पौड़ी को टच करता है पूरी तरह से, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ दक्षिण में हरिद्वार, जैसे कि आप जानते हैं, हरिद्वार को यहाँ पे टच करता है, ठीक है? और ये जो नदी बह रही है यहाँ पर, यहाँ कहीं यहाँ इसकी इस तरीके से टॉस नदियाँ यहाँ यहाँ से यहाँ को निकलती है। टॉस नदी ये बहती है इसमें, इसकी नदियों के बारे में भी मैंने थोड़ा बहुत दर्शाया है। और ये है यहाँ पे आसवन नदी, ये है बीच से, मध्य से, देहरादून के मध्य से ये सीधे यूपी को टच करती है, यहाँ से यूपी वगैरह के इलाके में चली जाती है। ऐसे ही सौंग नदी जो है हरिद्वार होते हुए, जो गंगा नदी के बाद फिर यहाँ से यूपी को टच करती है, ठीक है? ये ध्यान रखना, ये नदियों का इसका स्ट्रक्चर है। अगर हम इसकी जो अक्षांशीय विस्तार की बात करें, भौगोलिक स्ट्रक्चर, सबसे पहले इसमें हम भौगोलिक स्ट्रक्चर ही पढ़ते हैं इसका। ये पूरा एक भौगोलिक स्ट्रक्चर है, भौगोलिक स्ट्रक्चर ऑफ देहरादून, ठीक है? देहरादून का भौगोलिक स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। ये इस तरीके से इसकी जो राज्य सीमाएं हैं एचपी और यूपी को छूती है। और उत्तरकाशी, और अगर जिलों की बात करें, ये उत्तरकाशी हो गया, टिहरी हो गया और पौड़ी हो गया, हरिद्वार को छूते हुए यहाँ पे बीच में ये बसा हुआ है, ठीक है? और इससे इसकी नदियों की बात करें, सौंग नदी यहाँ कहीं दक्षिण में बहती है, और यहाँ मध्य में आसवन नदी, और ऊपर उत्तर से होते हुए टॉस नदी यहाँ पे बहती है, ठीक है? ये इतना हम इस भौगोलिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया हमने इसका। अगर हम इसके उसकी बात करें, विस्तार की बात करें, अगर विस्तार की बात करें
तो हमने भौगोलिक स्ट्रक्चर अगर हमने बात करें तो इसका विस्तार हमने पढ़ लिया यहाँ जो पश्चिम में यूपी तक हो गया, ऊपर को यहाँ पर एचपी तक हो गया था उत्तर में, और यहाँ उत्तरकाशी, यहाँ टिहरी, यहाँ पौड़ी, यहाँ हरिद्वार, इसका विस्तार इतना था फैला हुआ है। ठीक है, अगर हम इसके अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की बात करें तो अक्षांशीय विस्तार अगर हम इसकी बात करें तो ये उत्तर में फैला हुआ है कितना, 29 डिग्री 57 मिनट से 30 डिग्री 58 मिनट, क्योंकि उत्तरी अक्षांश में है, क्योंकि हमारा उत्तराखंड ही पूरा उत्तरी अक्षांश में है, तो ये भी क्या होगा, उत्तरी अक्षांश में होगा। ठीक है, और अगर देशांतरी विस्तार की, ये तो एक ध्यान रखने के लिए है हल्का फुल्का, देशांतरी विस्तार की बात करें 78 डिग्री 28 मिनट पूर्व से लेके 77 डिग्री 58 मिनट पूर्व में इसका विस्तार, ये देशांतरी विस्तार क्या है, फैला हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखना, नोट कर लेना इसको। ठीक, ये याद रखने के लिए। ठीक है, अब कहीं ना कहीं अब इसकी जो है जो भौगोलिक स्ट्रक्चर हम इसका पढ़ रहे हैं, तो इसका जो क्षेत्रफल भी होगा वो क्षेत्रफल भी होगा ही। हाँ भाई, कितना इसका टोटल क्षेत्रफल है, कहीं ना कहीं ये जो इतना फैला हुआ है, इतना राज्य, ये नहीं डिस्ट्रिक्ट, ये तो इसका क्षेत्रफल भी होगा ही टोटल, की कितना इसका क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। तो ये फैला हुआ है 3088 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। कितना, 3088 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है पूरा देहरादून डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अब इस पे जैसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि यार ऐसे तो पूछता नहीं है कि सबसे ज़्यादा जो आपके टॉप 4 जो क्षेत्रफल वाले इलाके हैं उनका पूछ लेता है, कभी टॉप नीचे का पूछ लेता है, तो ये ध्यान रखना सारे डिस्ट्रिक्टों का जो क्षेत्रफल है। ठीक है, तो देखिए अब इसका जो है, इसके बाद हम थोड़ा सा इसके इतिहास में चलते हैं। कहाँ पे चलते हैं, इतिहास में चलते हैं इसका। अब हमने इसका भौगोलिक स्ट्रक्चर लगभग पढ़ लिया है, तो अब इससे इतिहास में चलते हैं कि आखिरकार ये देहरादून की उत्पत्ति हुई कैसे। इसके नाम की उत्पत्ति, सबसे पहले नाम की उत्पत्ति की बात करें, जो यहाँ पे एक गुरु द्रोणाचार्य हुआ करते थे। गुरु द्रोणाचार्य को तो सभी जानते हैं आप, जो महाभारत में अर्जुन और उनके गुरु हुआ करते थे, तो महाभारत काल के द्रोणाचार्य, उनकी तपस्या स्थली इसको मानी जाती है। ठीक है, पुराणों के अकॉर्डिंग टू ऋग्वेदिक काल, यानी कि पुराणों में जो है लिखा गया है कि जो कौन थे, द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य की क्या है, तप स्थली से माना जाता है, तप स्थली। ठीक है, गुरु द्रोणाचार्य की तप स्थली इसको माना जाता है। इसी के नाम पे इसको क्या कहा जाता है, द्रोण घाटी के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया, इसको द्रोण घाटी के नाम से जाना गया, द्रोण घाटी के नाम से। ठीक है, क्या माना गया, द्रोण घाटी के नाम पे, किसके नाम पे, गुरु द्रोणाचार्य के नाम। कभी क्वेश्चन पूछ लिया यार पेपर में, हाँ भाई बताओ गुरु द्रोणाचार्य की जो तपस्या स्थली है वो कहाँ है, सबसे पहले वो द्रोण घाटी में माना जाता है, और किसके नाम पर द्रोण घाटी पड़ी, वो गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर द्रोण घाटी। ठीक है, एक तो ये तथ्य है इसका, एक जो जानकारियाँ हैं या जो मान्यताएं हैं। अगर अगली मान्यता की बात करें, एक गुरु रामराय हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे, गुरु रामराय हुआ करते थे। उन्होंने यहाँ पे क्या किया था, डेरा डाला हुआ था। डेरा मतलब गुरु लोग आते थे और रहते थे, डेरा वगैरह अपना है उस टाइम पे। ये वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल में जो उसमें लिखा गया है पुराणों में, कि इन्होंने अपना यहाँ पे क्या किया था, एक तो डेरा डाला था, दूसरा देह का त्याग किया था। तो इसी नाम पर इसका क्या पड़ा, देहरादून नाम पड़ा। ठीक है, देह जो बाद में धीरे धीरे डेरा से देहरादून कहने लगे लोग उसे। ठीक है, तो क्या हुआ, ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे, गुरु जो रामराय थे, उन्होंने यहाँ पे क्या किया, डेरा प्लस अपना क्या किया, देह त्याग किया। इसी कारण बाद में जिसको डेरा से होते हुए ये इसका नाम क्या पड़ा, देहरादून पड़ा। ठीक है, ये इसका ये तथ्य है, ये ध्यान रखने की बात है। ठीक है, और इन्हीं के याद पर एक तथ्य याद रखना, जो पेपर में आपका यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि जो एक झंडा मेला है, झंडा मेला लगता है यहाँ पे देहरादून में, किसकी याद में, गुरु रामराय की याद में। ठीक है, गुरु रामराय की याद में क्या लगता है, झंडा मेला, और जो कब लगता है, होली के 5 दिन बाद। कब लगता है, होली के 5 दिन बाद गुरु रामराय की याद में कहाँ पे मेला लगता है,
देहरादून में ये मेला लगता है, ठीक है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि झंडा मेला कहाँ पे लगता है और किसकी याद में लगता है, तो आप बोलोगे गुरु राम राय की याद में लगता है, और वो कहाँ पे लगता है, देहरादून में ये मेला लगता है, ठीक है। ये तो होगी इसकी थोड़ा बहुत जानकारियाँ जो हमें पुराणों और वेदों से मिलती है, ऐतिहासिक काल की, कि इस तरीके से इसका नाम पड़ा। अब इसके बाद आती है कि यहाँ पे कोई लोग तो रहे ही होंगे जो यहाँ पे सबसे पहले निवास किया होगा, यहाँ पे कि जो लोग आए होंगे, ऐसे तो देहरादून बसा नहीं होगा, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे जो वेदों में मिलती है जानकारियाँ कि पुराणों में, कि यहाँ पे असुर लोग यहाँ पे रहने आए थे, उसके बाद नाग, उसके बाद यक्ष लोग यहाँ पे क्या करने आए, निवास करने आए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे हम अब की बात करें कि ऐतिहासिक निवास की, यहाँ पे तो ऐतिहासिक निवास में सबसे पहले देखिए यहाँ पे किसका निवास मिलता है, जो पुराणों के अकॉर्डिंग ये असुर हो गए, फिर उसके बाद क्या हो गए, नाग हो गए, फिर उसके बाद यक्ष हो गए। देखिए ये असुर और नाग यक्षों का जो है किरात आगमन से क्या हो जाता है, यहाँ पे इनका पतन हो जाता है, किरातों से ये क्या कर जाते हैं, हार जाते हैं, यानी कि इनकी पराजय हो जाती है और इनका वंश क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो वहाँ पे कौन, उसके बाद किरात लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अपना शासन जमाते हैं, जिन्हें क्या करते हैं, उसके बाद यहाँ पे कुलिंद शासक यानी कि राजा स्वभाव का जो है वर्णन मिलता है यहाँ पे रहने का, कि इन्होंने यहाँ पे निवास किया था, अपना राज्य यहीं पे बसाया था। फिर जो है खस द्वारा यहाँ पे इन्हें क्या कर दिया जाता है, कुलिंदों को पराजित करके यहाँ पे खस का जो खस राज्य का निर्माण कर दिया जाता है, अपना आधिपत्य यहाँ पे जमा लेते हैं। जिनके बाद में धीरे धीरे यहाँ पर पांडवों का रहने का भी क्या मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं। पांडव भी यहाँ पे क्या करते थे, निवास करते थे। उसके बाद कुछ हद तक यहाँ पे एक राजा हुआ करते थे, परीक्षित, जो परीक्षित यहाँ पे राजा हुआ करते, उनका निवास मिलता है। और उसके बाद आता है हमारा पवार वंश। कौन सा, पवार वंश ही यहाँ पे हमारा क्या करता है, निवास करता है, ठीक है। आप सभी जानते हैं जैसे कि 1804 में जो है यहाँ पे पवार वंशी की जो है, थोड़ा बहुत हम इसके इतिहास में ही चलते हैं। देखिए देखिए यहाँ पे हम सभी जानते हैं कि जो 1804 में यहाँ पे क्या होता है, 1804 तक जो है पवार वंश लोग यहाँ पे रहते थे, पवार वंशी लोग, जिसमें यहाँ पे खुड़बुड़ा का एक युद्ध होता है। खुड़बुड़ा युद्ध में क्या होता है, वो किसके बीच होता है, गोरखा प्लस प्रद्युम्न शाह के बीच यहाँ पे क्या होता है, युद्ध होता है खुड़बुड़ा के मैदान में। इसमें क्या हो जाता है, प्रद्युम्न शाह क्या हो जाता है, हार जाता है, यानी कि उसकी हार हो जाती है गढ़वाल क्षेत्र में, जिससे पूरी तरह से क्या हो जाता है, गोरखा का यहाँ पर आधिपत्य हो जाता है। तो पवार वंश के बाद यहाँ पे किसका शासन माना जाता है, गोरखाओं का शासन माना जाता है, गोरखा। लेकिन यहाँ पे क्या होते हैं, जो गोरखा होते हैं वो 1804 से केवल 1815 तक यहाँ पे रहे। 15 में यहाँ पे क्या हो जाता है, ब्रिटिश लोग आके, यानी कि जो सिंगौली की संधि होती है, उससे क्या होता है, ब्रिटिशों का जो आगमन यहाँ पे होने लगता है। फिर उसके बाद ब्रिटिश ब्रिटिश लोगों का आधिपत्य हो जाता है। लेकिन उससे पहले ये राज्य जो था, ये कहाँ पे था, एक मेरठ जिले में इसका आधिपत्य था, जिसे बाद में सिंगौली की संधि से इसमें क्या कर दिया गया, इसको सिंगौली की संधि के द्वारा टिहरी राज्य में इसको डाल दिया गया, इस क्षेत्र को, किसमें, टिहरी टिहरी की सिंगौली की संधि जो 4 मार्च 1816 में क्या होती है, सिंगौली की संधि होती है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, टिहरी में इसको मिलाया जाता है, ठीक है। और 1817 में यहाँ पे क्या होता है, 1817 में इसको टिहरी से काटकर फिर पुनः यहाँ पे मेरठ जिले में शामिल कर दिया जाता है ब्रिटिश द्वारा। किसके द्वारा, ब्रिटिश द्वारा इस राज्य को क्या, इस नहीं, इस जिले को क्या कर दिया जाता है, मेरठ मंडल में शामिल कर दिया जाता है। कहाँ पे, मेरठ मंडल में, ठीक। जो बाद में लगभग 1975 तक यहीं पे रहा, और 1975 में इसको क्या कर दिया, गढ़वाल मंडल में शामिल कर दिया, गढ़वाल मंडल में इसको शामिल कर दिया। ये इसका थोड़ा बहुत ऐतिहासिक स्ट्रक्चर, निवास की बात हो रही है, ठीक है। हमने पढ़ा, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पे असुर लोग आते हैं, फिर नाग लोग आते हैं, फिर यक्ष लोग आते हैं, इनका पतन किरात आगमन से हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम कुलिंद पढ़ते हैं, यहाँ पे कुलिंद राजा स्वभाव का वो वर्णन मिलता है। फिर उसके बाद ये पराजित कौन करता है, पर खस द्वारा ये पराजित कर दिए जाते हैं। फिर यहाँ पे पांडव आते हैं, फिर राजा परीक्षित का निवास मिलता है, फिर उसके बाद पवार वंश होता है, जिन्हें बाद में क्या कर दिया जाता है, 1804 में खुड़बुड़ा के युद्ध में
गोरखाओं द्वारा पराजित करके 1815 तक वहाँ पे किसका निवास मिलता है, गोरखाओं का निवास मिलता है। गोरखा के बाद यहाँ पे क्या आते हैं, ब्रिटिश आते हैं, और जो बाद में क्या टिहरी राज्य में कुछ दिन तक यहाँ पे क्या रहती है, जो सुदर्शन शाह के कंधों में इसकी भागदौड़ रहती है, जो बाद में क्या मिल जाती है, फिर से ब्रिटिश गढ़वाल में इसको मिला दिया जाता है। ठीक है, ये यहाँ का इतिहास था हल्का फुल्का जो हमने पढ़ा। बाकी इसके और डिटेल में हम जो हिस्ट्री पढ़ेंगे, पूरा गोरखाओं का अध्ययन करेंगे, ब्रिटिश काल का अध्ययन करेंगे, तो उसमें हम पवार वंश को पूरा पढ़ेंगे, उसके बारे में इसके डिटेल करेंगे। ये एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट को समझाने के लिए मैंने हल्का फुल्का ये समझाया। ठीक है, अब बात आती है, देखिए यहाँ पे अब बात आती है इसकी स्थिति की। अगर हम स्थिति की बात करें तो ये हमारा क्या हो गया, ये यहाँ पे वृहद हिमालय हो गया। ठीक है, वृहद हिमालय हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा लघु हिमालय हो गया, लघु हिमालय या मध्य हिमालय जिसे बोलते हैं। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, शिवालिक हो गया। ठीक है, जो ये इसकी स्थिति है ये यहाँ कहीं पे है, यानी कि लघु और मध्य जो ये लघु या मध्य और जो शिवालिक, लघु और मध्य और शिवालिक के जो बीच में समतल पेटियां हैं, यानी कि मध्य स्थित जो समतल पेटियां हैं, यहाँ पर इसका क्या है, स्थिति इसकी मानी जाती है देहरादून की। ठीक है, दून जो घाटियाँ हम बोलते हैं, लघु या मध्य हिमालय और प्लस शिवालिक के मध्य जो स्थित समतल पेटियां हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, देहरादून, यानी कि दून का इलाका पूरा कहा जाता है, दून घाटी जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, दून, तो आप ध्यान रखना, अगर आप पूछ लिया देहरादून की स्थिति कहाँ पर है, तो आप बोलोगे लघु और शिवालिक के मध्य जो समतल पेटियां हैं, लघु और शिवालिक के मध्य जो क्या है, ये समतल पेटियां हैं, समतल पेटियां यहाँ कहीं पे हैं। इन पेटियों के मध्य क्या है, इसकी स्थिति मानी जाती है। ठीक है, और स्थिति की बात करें, और जो इसका निर्माण कैसे हुआ, इसका निर्माण जो हुआ वो हुआ हमारा, जो यमुना और इसकी सहायक नदी है उसके निक्षेप, यानी कि जो गंगा जो भी निक्षेप वो बहा कर लाई उससे ये दून घाटी का निर्माण हुआ है। ठीक है, यमुना प्लस जो इसकी सहायक नदी है उसकी निक्षेप से क्या हुआ, इसका निर्माण हुआ। ठीक है, ये ध्यान रखना, यहाँ पे इसका निक्षेप से ही इसकी क्या होती है, इसका निर्माण होता है, इस क्षेत्र का निर्माण होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें वनस्पति की, यहाँ पे वनस्पतियाँ जो पाई जाती हैं, अगर हम इसकी वनस्पतियों की बात करें तो यहाँ पे देखिए आम हो गया, शीशम हो गया, सौल, सागौन, जो आंवला हो गया, देवदार हो गया, ब्रास हो गया, चील हो गया, और ये हमारा बांज हो गया, ये सारे यहाँ पे क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, ये वनस्पतियाँ यहाँ पाई जाती जो लगभग सभी पहाड़ी क्षेत्रों में ये पाया जाता है। ठीक है, चीड़ वगैरह हो गया, बांज हो गया, ब्रांस हो गया। ठीक है, ये हमारा देहरादून की वनस्पतियों की बात होगी। जो अब हम इसकी बात करें तो अगली देखिए, अब इसकी बात करते हैं नदियाँ। यहाँ पे जो नदियाँ यहाँ पे बहती हैं, जो हमने यहाँ पे पढ़ा था अभी, उसमें टॉस नदी होगी, यमुना नदी होगी, तो वो नदियों के बारे में यहाँ पे पढ़ा। सबसे पहली जो प्रमुख नदी है यहाँ की वो है यमुना नदी। क्या है, यमुना नदी। देखिए ये जो है, ये नदी जो है यहाँ पे, देखिए एक मिनट, देखिए हम बात करें अगर यमुना नदी की, यहाँ की नदियाँ जो है, सबसे पहले इसमें यमुना नदी का उल्लेख किया गया है। अगर हम यमुना नदी की बात करें तो देखिए ये जो नदी है, ये उत्तरकाशी जो हम जानते हैं सभी को, वहाँ पे एक क्या है, बंदरपूछ पर्वत है। क्या है, बंदरपूछ पर्वत है, जिसमें यमुनोत्री ग्लेशियर है वहाँ पे। इसी यमुनोत्री ग्लेशियर के बंदरपूछ पर्वत से ही क्या करती है, ये नदी निकलती है। कहाँ पे निकलती है, यमुना नदी कहाँ से निकलती है पूछा तो यमुनोत्री ग्लेशियर के बंदरपूछ पर्वत से, उत्तरकाशी के यमुनोत्री ग्लेशियर के बंदरपूछ पर्वत से ही ये नदी निकलती है। ठीक है, अगर हम बात करें ये कहाँ कहाँ बहती है, ये एक उत्तराखंड में, ये एक तो देहरादून में बहती है, और दूसरा यहाँ पे उत्तरकाशी ज़िले में ये बहती है, क्योंकि उत्तरकाशी से ये निकलती है तो वहाँ से भी बहते हुए ये देहरादून की तरफ ये आती है। ठीक है, ये ध्यान रखने की बात है। और इसकी सहायक नदी जो है, इसकी सहायक नदी क्या है, प्रमुख सहायक जो अगर हम माने, इसकी सहायक तो बहुत सारी है, लेकिन प्रमुख सहायक जो है इसकी क्या है, वो है टॉस नदी। टॉस नदी को इसकी क्या माना जाता है, प्रमुख सहायक इसको माना जाता है। और ये जो टॉस नदी है, ये कहाँ से निकलती है, जो बंदरपूछ पर्वत में ही यहाँ पे एक स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर है, वहाँ से ये निकलती है। ठीक है,
बंदरपूछ पर्वत के ही क्या कर यहाँ से स्वर्गारोहिणी नामक एक क्या है ग्लेशियर है, वहाँ से ये क्या करती है निकलती है बंदर। कौन? टॉस नदी की बात हो रही है हम, जो इसकी प्रमुख सहायक है। ठीक है, टॉस नदी कहाँ से निकलती है? स्वर्गा अब पूछा को पेपर में तो आप बोलोगे ये यमुनोत्री ग्लेशियर के बंदरपूछ पर्वत में जो एक वहाँ पे क्या है स्वर्गारोहिणी नामक एक ग्लेशियर और वहाँ पे है, वो इस उसी ग्लेशियर से यहाँ पे क्या निकलती है। ठीक है, और इसका अगर हम संगम की बात करें, यमुना प्लस टॉस की अगर संगम की बात करें, इसका जो संगम वो होता है, ये होता है आपका डाक पत्थर के इलाके में कहीं पे। यहाँ पे डाक पत्थर जो है यहाँ पे देहरादून में और उत्तरकाशी के बीच में, उसे कालसी का इलाका बोलते हैं जिसे। यहाँ पे इसका क्या होता है मिलन होता है यमुना और टॉस नदी का। ठीक है, समझ रहे हो ना बात को? अगर यमुना नदी का जो बहाव है वो 148 किलोमीटर की रफ्तार से यहाँ पे बहती है ये नदी। कौन सी? बहाव। ये जो यमुना नदी का बहाव है वो कैसा है? 148 किलोमीटर की ओर से ये बहती है, ये ध्यान में रखना आप। ठीक है, और एक यहाँ पे एक नदी का मैंने जिक्र और किया था जो आसन नदी है, ये इसकी आसन नदी भी क्या है यमुना की एक सहायक नदी है यहाँ पे। ठीक है, यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, आसन नदी क्या है यहाँ की? यमुना की एक सहायक नदी है जो यहीं पे बहती है। ठीक है, और जो अगर हम इसी पे क्या बनाया हुआ है, एक आसन संरक्षण रिजर्व बना हुआ है। क्या बना हुआ है? ठीक है, जो आसन संरक्षण रिजर्व है वो किस नदी में है? वो भी आसन नदी पर बना हुआ है, और ये 14 अगस्त 2005 को देश को क्या कर दिया गया? समर्पित कर दिया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आसन संरक्षण रिजर्व किस नदी पर स्थित है? वो है यमुना की जो सहायक नदी है आसन नदी पर है, और ये देश को कब समर्पित किया गया? ये 14 अगस्त 2005 से इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, आप लोग ये ध्यान में रखना। देखिए आज का टॉपिक जो हमने पढ़ा है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। इसके बारे में हम अगली क्लास में और डिस्कस करेंगे। इसके जो हम इसके अंदर जो भी यहाँ पे प्राकृतिक संपदाएं हैं या कोई भी पुरातत्व से संबंधित बातें हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। और लगभग हमने उत्तराखंड का 50% पार्ट हमने आज पढ़ लिया है इसके इतिहास में, इसके में। अब इसकी थोड़ा बहुत हम भौगोलिक स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया है सारा। तो हम अब इसके जो यहाँ पे जो भी प्राकृतिक संपदाएं हैं या जो भी यहाँ पे आर्द्र भूमि वगैरह है, जो भी राम रिजर्व है, उन्हें हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू फ्रेंड। क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट